आप सभी लोगों ने हमारी सभ्यता की क्लास देखी थी और जाहिर सी बात है कि उस क्लास में आपका अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा। तो उस रेस्पॉन्स से है वो मुझे भी मजबूती मिली कि मैं आगे है वो आगामी सभ्यताओं की जो हमारी क्लासें होगी उन पर है वो बढ़ूं। और साथ ही जब आप है वो पिछली क्लासों को प्लेलिस्ट के जरिए है वो देखें अच्छे तरीके से, ताकि उससे सारी चीज़ें हैं वो आपको एक ही जगह क्रम से वो मिलेगी। और आगामी जो सभ्यता के चैप्टर है उसको आज हम शुरू करेंगे, जिसमें बालाथल है, गणेश्वर है और बेराट की बात करेंगे। उसको अच्छे तरह से आप कीजिए। चलिए हम क्लास में है वो चलते। हम राजस्थान की जो इतिहास की बात कर रहे थे, राजस्थान की कला और संस्कृति की जो है बात आगामी क्लासों में करेंगे। राजस्थान के इतिहास में हमने सभ्यताओं के टॉपिक की बात की और उसमें दो सभ्यताएं हमने पढ़ी थी, एक कालीबंगा पढ़ी और दूसरी आहड़ पढ़ी। तीन सभ्यता और भी आपके पाठ्यक्रम में है, उन सभ्यताओं को आज है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें बेराट है, गणेश्वर है और बालाथल है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कल आपको दो सभ्यताएं पढ़ाई थी वो काफ़ी डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ाई थी कि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आपकी सीएटी के एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। उसके अलावा दूसरी कोई भी और भी परीक्षाएं होती है, चाहे रीट की हो चाहे पटवार, अदर कोई भी राजस्थान की परीक्षाओं से बाहर नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ एक आपके जैसा ही सीएटी की तैयारी करने वाला एक स्टूडेंट है हमारी जो क्लास में ही मौजूद है, उसकी काफ़ी जिज्ञासा रहती है, वो बार बार प्रश्न है वो पूछता ही रहता है कि सर ये बताओ। जैसे क्लासरूम में स्कूल में आप भी पढ़े होंगे तो बार बार उठा के पूछ, सर ये क्या होगा इसका बताइए। तो बताने से पहले थोड़ी उसकी भी बात लेंगे। बताइए भाई अशोक, आज आपकी है वो क्या समस्या है? आज आप चलती क्लास में आ गए, अभी क्लास तो मैंने शुरू ही नहीं की, फिर भी बताइए क्या जिज्ञासा है आपकी? सर जी, ये जो आप 5 सभ्यताएं करा रहे हैं, क्या ये सीईटी के एग्जाम में ये 5 ही आएगी या और भी सभ्यता से क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल अशोक, अच्छी बात कही कि आपके जो टॉपिक में है वो सिलेबस में बाकायदा मेंशन किया हुआ है 5 ही सभ्यताओं का। तो ये 5 ही सभ्यताएं अशोक आपके सीएटी के एग्जाम में आएगी और इसके अलावा अन्य सभ्यताएं हैं वो बाकी परीक्षाओं में जो सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस से बाहर एक भी पॉइंट जाने वाला नहीं है। तो अशोक निस्संदेह आप निश्चिंत होकर इन 5 को अच्छे तरह से मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, आपका क्वेश्चन यहीं से ही मिलेगा। और बताइए अशोक, कोई सवाल हो तो? सर मेरा ये सवाल है कि मेरे को कल वाली क्लास में तो बहुत ही मजा आया, शानदार से आपने पढ़ाया, लेकिन जो कल वाली क्लास है उसका मैं प्रैक्टिस कहाँ से कर सकता हूँ? बिल्कुल अशोक की ये चिंता वाजिब है, आपकी भी है कि भाई आपने पढ़ा तो दिया, आपने लिख भी लिया नोट्स के रूप में, उसको बार बार याद भी किया, लेकिन प्रैक्टिस है वो व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। और अशोक आपको भी परफेक्ट बनाए तो मैं टेस्ट मॉड्यूल लाऊंगा और जिसमें सारे सवाल ऑब्जेक्टिव जो भी सभ्यताओं से संबंधित बनेंगे उन सभी को मैं सॉल्व भी करवाऊंगा और साथ ही साथ आपके जो चारों ऑप्शन परीक्षा में पूछे जाएंगे उनकी बहुत डिटेल से व्याख्या करूंगा। इसलिए निश्चिंत होकर के अशोक आप तो पढ़ाई कीजिए। आप भी है वो अशोक का जो प्रश्न था उसी तरह से उस समस्या का भी है वो मैं निदान करूंगा। और कोई बताइए अशोक, कोई चिंता आपकी हो तो? ठीक है अशोक की ये जो बात थी वो काफी महत्वपूर्ण बात थी, आप भी उसको ध्यान में रखें। और साथ ही साथ जो क्लासरूम इस जो क्लास है उसके नीचे डिटेल में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो उसको डाउनलोड है वो आप कर लीजिए ज्वाइन, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दूसरी क्लासों के बारे में, मेरी क्लासों के बारे में मिले, आप उसको भी है वो देख लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी तो जोड़िए, हमें है वो आपके जैसे अन्य अभ्यर्थी हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ भी है वो क्लास अच्छी तरह से उनको भी मिले। तो हम बात सभ्यता की करेंगे जिसमें बेराट की है वो बात करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा पुनः राजस्थान के मैप को है वो एक बार आप नज़र घुमाइए। मैंने आपको जो बात कल बताई थी पिछली क्लास में वो कालीबंगा की है वो बात की थी कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है वो स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का एक बड़ा केंद्र है वो कालीबंगा रहा। उसके बाद में दूसरी मैंने आपको जो सभ्यता बताई थी वो आहड़ बताई थी। आहड़ है वो उदयपुर है, महासतियों का टीला भी है वो आहड़ को कहा जाता है। वहाँ से है वो ताम्र मुद्राएं भी मिलने का काम आहड़ से है वो कर रही। आहड़ से है वो ताम्र सिक्के हैं वो हमें मिलते हैं, वहाँ से तांबे की चूड़ियाँ भी है वो मिलती है, तांबे की कलाकृतियाँ भी है वो आहड़ से मिलती हैं। ये आहड़ की हमने मोटी मोटी बात की थी। वहाँ से है वो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं हैं वो मिलने का काम कर रही, जिसमें 3 मोहरें भी है वो मिली, काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आज हम बात आगे बढ़ाते हैं और हमारी अगली सभ्यता की है वो बात करेंगे, जिसमें आपकी विशेष तौर से जो बात मैं लूँगा वो नई सभ्यता बेराट की है वो लूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने महाभारत है वो देखी होगी और महाभारत देखी है तो उसमें आपने ये भी देखा होगा कि पांडवों को है वो 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। और अज्ञातवास का जो 13वां वर्ष था
वो ऐसा कहते हैं, आख्यानों में कहते हैं, और हमारे जो महाजनपद हिस्ट्री है वो ये कह रही है कि वो हमारे राजस्थान में बिताई थी। और राजस्थान में है वो कहाँ पर बिताए थे? बैराठ में ही बिताए थे। बैराठ जिसको विराट नगर कहा गया है, जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी विराट नगर थी, उसी को बैराठ कहा गया है। और यहाँ पर है वो पांडवों ने अपने 13वां वर्ष अज्ञातवास का वो बिताया, जहाँ पर है वो युधिष्ठिर कंक के रूप में है वो विराट नरेश का है वो साथ में पासा खेलने का काम कर रहा था। अर्जुन है वो एक तरह से वृंतला का रोल निभा रहा था, जो उत्तरा को है वो संगीत की शिक्षा देता था। भीम है वो वल्लभ था, रसोईया था। नकुल और सहदेव है वो घुड़सवारी का काम करते थे, घोड़ों का वो काम करते थे। और द्रौपदी है वो सैरंधरी थी, जो विराट नरेश की रानी की है वो सेविका के रूप में काम करती थी। तो पांडवों ने अज्ञात वर्ष वहां से वो यहाँ पर बिताया। लेकिन हमारे जो परीक्षा की दृष्टि से है वो ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण रहता है। इस सभ्यता से है वो हमारे सवाल पूछे जाने की प्रबल गुंजाइश रहती है। तो बैराठ की आप लोकेशन को है वो आप ट्रेस करोगे तो लोकेशन बैराठ की है वो जयपुर के अंदर रहती है। तो आज बात करेंगे बैराठ की सभ्यता, और ये आपकी बैराठ है। बैराठ, बैराठ सभ्यता है वो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर में है। और ये महाभारत कालीन विराट नगर है। महाभारत कालीन जो मत्स्य जनपद था, मत्स्य जनपद, उसकी राजधानी थी विराट नगर, विराट नगर। और इसी विराट नगर को ही बैराठ है वो कहा जाता है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर, उसी को ही बैराठ कहा गया है। तो ये बैराठ है वो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। बैराठ जयपुर में है। तो किस नदी के किनारे है? तो बात आ जाएगी बाण गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है भाई? बाण गंगा नदी के किनारे है वो बैराठ की सभ्यता पनपने का काम है वो की। बैराठ की सभ्यता यदि देखोगे प्यारे अभ्यर्थियों, तो बैराठ की सभ्यता है वो मौर्य युगीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर रही है। साथ ही सिंधु सभ्यता की है वो भी ये प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ से सिंधु कालीन भी अवशेष हमें मिलते हैं। लेकिन विशेष रूप से आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? मौर्य कालीन ये सभ्यता थी। हमने अलग अलग रूप से बात की थी। तो बैराठ की सभ्यता है वो मौर्य काल की। किस काल की है? मौर्य काल की। और मौर्य काल की है तो ये कब से कब तक थी? 500 से लेकर के है वो, ये जो प्रतिनिधित्व कर रही है ये 300 से BCE के आसपास प्रतिनिधित्व कर रही है। हालांकि मौर्यों का समय अंतिम रूप से 185 BCE तक है वो मौर्यों का शासन है वो रहा था। 322 से लेकर के 185, 322 से लेकर 185 BCE तक का समय है वो किसका है? मौर्यों का समय, मौर्य काल, मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, बिंदुसार हुए, अशोक हुए, उसके बाद में अलग अलग शासक हुए। अंतिम है वो मौर्य शासक वृद्धरथ हुआ, जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने है वो हत्या कर दी थी। तो ये मौर्य काल था। और ये जो समय इसका बैराठ का है वो मौर्य काल की ये सभ्यता थी। तो बैराठ के बारे में है वो मोटी जानकारी है। बाणगंगा नदी जयपुर के अंदर है। मत्स्य जनपद विराट नगर, बैराठ उसी को ही कहा गया है, उसकी ये थी। और यहाँ पर हम कहेंगे कि ये महाभारत कालीन पांडवों का अज्ञातवास था। महाभारत कालीन पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। अज्ञातवास का मतलब ये हुआ कि यहां पर है वो अलग वेशभूषा बनाकर रहे थे। अपना खुद का परिचय नहीं दिया कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूँ, दूसरे के वेश में रहे और यहाँ पर अपना जीवन निकाला, किसी को कुछ पता भी नहीं चलने दिया। तो ये अज्ञातवास की स्थिति। अब हम बैराठ की है वो खोज की बात करेंगे कि भाई बैराठ की है वो खोज किसने की? बैराठ सभ्यता, बैराठ की खोज की यदि बात की जाए तो सबसे पहली बात प्रारंभिक जो खोज आती है, प्रारंभिक खोज बैराठ की है वो 1837 में कैप्टन बर्ट ने की। कैप्टन बर्ट ने है वो की। और कैप्टन बर्ट ने है वो अशोक के भाब्रू शिलालेख को खोजा। अशोक के, मौर्य सम्राट अशोक कौन सा भाई? अभी जो हमारी क्लास में बोल रहा था वो अशोक नहीं है।
दूसरा मौर्य सम्राट अशोक है वो था। तो अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज की, किसकी की? बाबरू शिलालेख। अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है वो विशाल शिलालेख है, जो अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी सिद्ध करने का काम भी है वो भाब्रू का शिलालेख करता है, जिसमें अशोक की बौद्ध धम्म और संघ के प्रति जो नीति थी वो कहता है कि अहम बौद्धम शरणम गच्छामि, अहम धम्मम शरणम गच्छामि, तो मैं बुद्ध की शरण में गया हूँ, मैं धम्म की शरण में आया हूँ। तो वो भाब्रू शिलालेख में कर, और भाब्रू शिलालेख की जो खोज है वो किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की। इसलिए प्रारंभिक जो खोज का कार्य है वो कौन कर रहा है? कैप्टन बर्ट है वो कर रहे हैं 1837 के आसपास। तो प्रारंभिक वो खोज है वो कैप्टन बर्ट ने की, और किस में की? हो भाब्रू शिलालेख से की। और भाब्रू जो शिलालेख है, ये भाब्रू शिलालेख अब ये वर्तमान में कहां पर है भाई? वर्तमान में है वो और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में ये है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी जो स्थापना है वो 1784 में हुई थी कलकत्ता के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य था कि जो भारत की पुरा सामग्री, जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनकी स्टडी करनी, और विशेष रूप से अंग्रेजों का उद्देश्य था कि जो पुराना जो साहित्य है उसको ट्रांसलेट करके अध्ययन करना कि किस तरह से है वो चीज़ें भारतीयों की हिस्ट्री रही, उसको खंगालने का काम है वो जेम्स विलियम ने है वो किया था। और ये जो एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में है, यहाँ पर ये भाब्रू शिलालेख है। इस भाब्रू शिलालेख का जो यदि देखा जाए अनुवाद का काम या लिथोग्राफी बनाने का, अनुवादक और इसका लिथोग्राफ का काम है वो कैप्टन किटोई ने किया था। किसने किया था? कैप्टन किटोई ने किया था। बाद में जो बेराट का है वो और भी खोज का काम आगे बढ़ा। तो बेराट के खोज को 1864 और 65 में अलेक्जेंडर कनिंघम हुए थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना होती है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन पर है वो होती है 1861 में। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी है वो यहाँ पर जो काम आगे बढ़ाया था। तो हम कह देंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम कनिंघम ने 1864-65 में बेराट में जो है वो खोज का कार्य किया, निरीक्षण का है वो कार्य किया। उसके बाद में और काम आगे बढ़ा तो 1871-72 में कार्लाइल ने भी किया। कार्लाइल ने अन्वेषण का कार्य किया। कार्लाइल ने भी अन्वेषण का कार्य किया। और जो अशोक का दूसरा शिलालेख था, अशोक का जो दूसरा शिलालेख है वो किसने खोजने का काम किया? तो कार्लाइल ने किया। तो हम यहां पर एक बात और कहेंगे कि अशोक का बेराट से दूसरा शिलालेख खोजा। किसने खोजा भाई? कार्लाइल ने है वो खोजा। और बाद में डीआर भंडारकर ने भी है वो यहां पर अन्वेषण कार्य को आगे बढ़ाया। डीआर भंडारकर ने 1910 में है वो यहां पर खोज अन्वेषण का काम को आगे बढ़ाया। अब आपके जो थोड़ी सी समस्या यहाँ पर ये होगी कि जो चीज़ मैंने आपको याद कितनी करनी वो एक ध्यान रखना। सवाल आपका पुटअप होगा, सवाल ये होगा कि प्रारंभिक खोज किसने की? तो आप क्या कहोगे कि साहब कैप्टन है वो बर्ट ने की 1837 में की। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी। कहाँ पर की?
तो बेराट में क्या मिला था? बाबरू शिलालेख मिला, 2 बात। फिर बाबरू शिलालेख कहां पर है वर्तमान में यदि पूछ ले तो? जयपुर है, जोधपुर है, कलकत्ता है, दिल्ली है, तो कहां पर होगा? कलकत्ता होगा। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। इस चीज को याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है और आप बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम कहेंगे कि वृहद स्तर पर उत्खनन, वृहद स्तर पर उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने 1936-37 में किया। बस ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम बात तो आप किसकी याद रखोगे? कैप्टन बरट की। और दूसरा यदि पूछा जाए कि वृहद स्तर पर है वो इसके उत्खनन को काम किसने किया, तो दयाराम साहनी ने है वो किया। किसने किया? दयाराम साहनी ने। उसके बाद में एक और बात यहां से मैं उत्खनन से संबंधित रखूंगा कि उत्खनन का काम 1962-63 में 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। अब ये तो बात इसकी खोज से संबंधित आई कि साहब बेराट की सभ्यता है वो विराट नगर जयपुर में है और इसकी खोज को काम है वो अलग अलग लोगों ने आगे बढ़ाया। कैप्टन बरट ने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, कार्लाइल ने किया, लेकिन वृहत्तर स्तर पर है वो कार्य का काम है वो दयाराम साहनी कर रहे हैं। तो नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने भी किया। अब आगे एक सवाल ये भी आपसे कभी पूछ ले कि निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध बेराट सभ्यता से संबंध नहीं है, और उसमें आपको ऑप्शन में दे दिया गया अलेक्जेंडर कनिंघम है, कैप्टन बरट है, कैलाशनाथ दीक्षित है या ये नील रतन बनर्जी है। ये 4 आपको 3 इनमें से दिए जाएंगे, एक कोई दूसरा दे दिया जाएगा जैसे अमलानंद घोष। तो आप क्या कहोगे कि साहब अमलानंद घोष का संबंध किससे है? कालीबंगा से था, जबकि बेराट से संबंध इन लोगों का रहा है। तो ये बेराट की सभ्यता। अब बेराट से संबंधित जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो ज़्यादातर मिलते हैं जो वहाँ पर भीमजी की डोंगरी है, कैप्टन बीजक की डोंगरी है, वहाँ से हमें साक्ष्य मिलने का काम कर रहे हैं। तो 2-3 डोंगरियाँ हैं वहाँ से मिलते हैं। तो बीजक की डोंगरी, भीमजी की डोंगरी, ये कहाँ पर है? ये बेराट सभ्यता के अंदर है। और बेराट सभ्यता है तो हमने कहा कि मौर्य काल के हैं वो साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बेराट से मिलते हैं। तो मौर्य काल के हम साक्ष्यों की बात बेराट से करेंगे। हम कहेंगे कि बेराट से है वो 1999 में, बेराट से 1999 में एक गोल बौद्ध मंदिर मिला है। गोल बौद्ध मंदिर के साक्ष्य मिले। अब ये बात यहां काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मौर्य काल को यदि देखा जाए तो मौर्य काल के जो मंदिर के साक्ष्य हमें नहीं मिलते। मंदिरों के ये साक्ष्य है वो सारे के सारे गुप्त काल में आगे जाकर के मिलते हैं। चाहे देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो, चाहे नचना कोठार का मंदिर हो, चाहे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हो, तो अलग अलग मंदिर है वो हमें मिलते हैं गुप्त काल में जाकर के। और ये जो मौर्य काल है इस समय अवधि मंदिरों के भवन के कोई साक्ष्य है वो नहीं मिलते इतने बड़े। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य का कुम्हार से जो एक लकड़ी का भवन मिलने का साक्ष्य जरूर मिलता है, लेकिन इतना विशेष नहीं। तो यहां से ये जो साक्ष्य मिला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए कि गोल बौद्ध मंदिर है वो साक्ष्य कहां से मिले, तो आप क्या कहोगे? बेराट से है वो मिले।
तो गोल बौद्ध मंदिर के साक्ष्य है वो मिले, बैराट से है मिले, यहाँ से है वो बौद्ध स्तूप के भी साक्ष्य मिलते हैं, बौद्ध स्तूप के। स्तूप बेसिक क्या होता है कि जो कोई कटोरी है ना, ये कोई कटोरा है वो उल्टा रखा हुआ है, तो ये उल्टा कटोरे जैसी संरचना होती है। आप गूगल पर डालकर सर्च करना, आपको है वो दिख जाएगी। तो उल्टे कटोरे में जो संरचना है बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप है तो इसमें क्या होते थे कि महात्मा बुद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध के जो शरीर के जो अवशेष थे, जैसे है वो कोई कपड़ा भी हो सकता है, उनके पैर में पहनने वाले जो जूते भी होंगे, या कोई चीज़ और भी होगी, उनके हाथ का कोई मनका होगा, या कोई भी चीज़ें। तो महात्मा बुद्ध और उससे संबंधित जो चीज़ें थी, या वे भोजन करते थे वो कटोराएं, तो वो क्या हुआ कि बौद्ध धर्मावलंबियों ने इसके अंदर है वो रखते थे, यहाँ पर एक पेटी बना करके, और उस पेटी के अंतर्गत बुद्ध से संबंधित अवशेष रखते, और उसके ऊपर उल्टे कटोरे नुमा एक संरचना बनाई जाती थी, जिसको बौद्ध स्तूप कहा जाता है। तो बौद्ध स्तूप के भी है वो हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बैराट से मिलते हैं। तो ये बौद्ध स्तूप होता है, और इसके ऊपर चढ़कर वो परिक्रमा की जाती है। जैसे ये बौद्ध स्तूप, ये धरातल है, ये बौद्ध स्तूप बनाया गया, और इसके ऊपर चढ़ने हेतु है वो ये क्या कर दी गई, सीढ़ियाँ है वो बना दी गई। ये है वो एक तरह से चबूतरे टाइप की जगह होती है, और फिर है वो उसके ऊपर ये एक पेटी है वो रख दी गई, और इसमें एक है वो ऐसे है वो डंडा खड़ा कर दिया जाता था, जिसके ऊपर एक छतरी लगी हुई होती थी। तो ये हर्मिका होती थी, क्या होती थी, हर्मिका होती थी। ये बौद्ध संरचना। तो बौद्ध स्तूप के है वो हमें साक्ष्य मिले, बौद्ध मठ के भी साक्ष्य हैं वो यहाँ से मिलते हैं, बौद्ध मठ के भी हैं वो साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हमें यहाँ से मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा मिली है। क्या मिली है, स्वर्ण मंजूषा। मंजूषा का मतलब क्या हुआ है, मंजूषा का मतलब हुआ पेटी। तो स्वर्ण मंजूषा यानी एक पेटी मिली है, जिसमें महात्मा बुद्ध से है वो संबंधित कोई अवशेष थे, वो शायद इसके अंदर रखे जाते थे। तो एक स्वर्ण मंजूषा कहाँ से मिलती है आपको, बैराट से है वो स्वर्ण मंजूषा मिलती है। ये स्वर्ण मंजूषा की है वो बात हो गई। अब यहाँ से क्या है कि कुछ और हमें चीज़ें हैं वो मौर्य काल से संबंधित मिलने का काम है वो करे। साथ ही साथ सिक्के हैं वो भी यहाँ से मिलते हैं। तो अब सिक्कों की भी हम बात कर लेंगे कि यहाँ से है वो हमें 36 मुद्राएं मिलती हैं। क्या मिलती है, 36 है वो मुद्राएं मिलती हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ से 36 है वो मुद्राएं मिलती हैं। और इन 36 मुद्राओं में यदि देखा जाए तो 8 है वो मुद्रा आहत मुद्राएं। कैसी है, आहत मुद्रा, 8 आहत मुद्राएं, 8 आहत मुद्राएं। ध्यान रखना, ये जो अलग अलग मैं बता रहा हूं ये सारी पूछी हुई चीजें। आपसे पूछा जाएगा कि 8 आहत मुद्राएं कहां से मिली, तो बैराट से। ये अभी पूछा गया था, स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें ये सवाल पूछा गया था 8 आहत मुद्राएं कहां से मिलती है। आहत मुद्राएं बेसिक रूप से क्या होती है, आहत मुद्राएं हैं वो मौर्य काल की, और आहत का मतलब होता है ठोक कर पीट कर है वो मुद्राओं को आकार दिया जाता है। कोई धातु है और उसके आकार की दूसरी कोई बड़ी सी वजनदार होती है, उससे आकार दिया जाता है पीट कर, तो ठप्पा मारकर, तो वो आहत मुद्राएं होती हैं। उसके ऊपर है वो अलग अलग, चाहे मछली का फोटो बना हुआ होगा, कई वृक्ष का होगा, तो वो उसके ऊपर संरचना होती है। तो 8 यहाँ से आहत मुद्राएं हैं वो मिलती हैं, और 28 है वो इंडो ग्रीक शासकों की है। 28 इंडो ग्रीक, 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं, शासकों की मुद्राएं हैं वो मिलती है। यानी 28 इंडो ग्रीक शासक, इंडो हिंदी यवन शासक है वो आए थे भारत में बाहर से, उनके भी यहाँ से अवशेष मिलते हैं। और इन 28 में जो देखा जाए तो और भी मुद्राओं को, 16 मुद्राएं ऐसी हैं जो इंडो ग्रीक हिंदी यवन शासक, इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर के
सिक्के मिलते, ये बात महत्वपूर्ण है। ये तीनों चीजें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि यहां से है वो तकरीबन 16 के आसपास है वो मुद्राएं मिलती हैं। वो किसकी मिलती हैं? इंडो ग्रीक शासक जिसका नाम क्या है? मिनेंडर है। ये मिनेंडर है वो बहुत फेमस प्रसिद्ध शासक है, वो यहाँ हुआ था। डेमेट्रियस के बाद में मिनेंडर का भी है वो समय आता है। तो ये मिनेंडर हुए इंडो ग्रीक शासक। बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में, इनके बीच में वार्ता होती है जो मिलिंद पुनः पुस्तक के अंतर्गत ये बात संग्रहित मिलती है। तो वो नागसेन और ये मिनेंडर होता है। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि 8 मुद्राएं आहत मुद्राएं जो मौर्य काल की हैं और 28 इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं। तो ये दूसरी मुद्राएं 28 है वो किसकी? इंडो ग्रीक की। और उसमें 16 मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर की मुद्राएं हमें यहाँ से मिलने का काम कर रही है। ये तो आपके लिए कुछ एक है वो मुद्राएं यहाँ से मिलती है। कुषाण शासकों की भी हैं वो यहाँ से मुद्राएं मिलती हैं। तो ध्यान रखना यहाँ से है वो कुषाण प्लस इंडो ग्रीक प्लस मौर्य काल के सिक्के मिलते हैं। तो ये बात मैंने यहाँ पर है वो लिख ली। आप इसको क्रम से है वो सिस्टमेटिक से नोट्स के रूप में बनाना, और ऑब्जेक्टिव सवाल इनसे संबंधित जितने भी बनेंगे वो भी मैं करवा दूंगा। इसलिए आपकी कोई चिंता की ये गुंजाइश नहीं बननी चाहिए। कृपया किसी भी तरह से ये सभ्यता का टॉपिक आपको थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा नीरस टाइप का लगेगा, लेकिन ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के इसको पढ़िए। अच्छे तरह से चीज़ें आपकी समझ में आ जानी चाहिए, वही मैटर कर रहा है। बाकी कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमारी बैराट की है वो सभ्यता से चीज़ें निकल कर आई। और दूसरी एक बात है कि एक विदेशी यात्री था, चीनी यात्री, विदेशी यात्री कहाँ का है? चीन का है। नाम क्या है? ह्वेनसांग। वो यहां पर आया था 634 ईस्वी में है वो ह्वेनसांग ने बैराट की यात्रा की। 634 में ह्वेनसांग ने बैराट की यात्रा की। बैराट की है वो यात्रा की, और यहाँ पर है वो बताया था कि 8 है वो स्तूप है वो साक्ष्य मिलते हैं, ऐसा उसने बताया था। और ह्वेनसांग ने कहा था कि यहाँ पर है वो ऊँट है और भेड़ें यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध हैं, ऐसा ह्वेनसांग ने कहा था। तो यहाँ 8 बौद्ध मठों का उल्लेख है वो किसने किया था? ह्वेनसांग ने किया था। तो ह्वेनसांग ने 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया। साथ ही ह्वेनसांग ने यह भी बताया कि यहां पर है, ह्वेनसांग ने हमें बताया कि यहां पर ऊंट और भेड़ें प्रसिद्ध रही। तो अब आपके मन में यह सवाल आ गया होगा कि सर पढ़ाते पढ़ाते ऊंट और भेड़ बकरियों पर आ गए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ह्वेनसांग कह रहा है ऐसा कि भाई यहाँ पर है वो मिलते थे, तो उनकी है वो बात कही कि यहाँ हो सकता है कि ऊंट और भेड़ें ज़्यादा मिलने का काम कर रही। ऐसा उसने कुछ देखा होगा, तब अपनी उस पुस्तक में लिखने का काम कौन कर रहा है? ह्वेनसांग है वो कर रहा है। तो कभी एग्जामिनर का माइंड सटक भी जाए तो वो पूछ भी लेता है ऊंट भेड़ बकरियाँ के है वो कहाँ से मिलते हैं? तो वो कहाँ से मिलते हैं? बैराट से वो मिलते हैं, ऐसा ह्वेनसांग ने वो बताया था। यहां से कहते हैं कि भीमताल एक मिलती है। क्या मिलती है? गड्ढा है। भीमताल एक मतलब गड्ढा है। गड्ढा है। कहते हैं कि भीमसेन ने है वो द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो पानी लेने के लिए वहां है वो जोर से लात है वो मारी, तो वहां एक गहरा है वो गड्ढा हो गया, उससे पानी है वो निकाल कर लाया था। तो एक भीमताल है वो गहरा गड्ढा है जो द्रौपदी को प्यास लगी थी, पानी के लिए वो लाया था। द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए पानी लाया।
तो ये तो आपकी हो गई बेराट की सभ्यता। पुनः थोड़ी सी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ बेराट की, और फिर अगली सभ्यता के ऊपर है हम बात को आगे बढ़ाएंगे। बेराट की सभ्यता, अलेक्जेंडर कनिंघम वाली बात ठीक है हो गई थी। तो कैप्टन बर्ट ने भाब्रू का शिलालेख है वो खोजने का काम किया, और भाब्रू शिलालेख से ही अशोक की बौद्ध संघ और धर्म के प्रति है वो निष्ठा की बात मिलती है। अशोक बौद्ध धर्मावलंबी थे, उसको सिद्ध कौन करता है? अशोक का भाब्रू शिलालेख करता है। साथ ही साथ इसी भाब्रू शिलालेख से अशोक की 7 पुस्तकों के बारे में भी हमें जानकारी है वो मिलती है, और ये कहाँ पर है? आपके कलकत्ता के अंदर है। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने भी है वो यहाँ पर अन्वेषण का काम है वो किया, तो कार्लाइल ने भी है वो यहाँ पर किया। साथ ही साथ भंडारकर ने भी खोज कार्य को आगे बढ़ाया। तो विशेष रूप से वृहद स्तर पर उत्खनन है वो कौन करते हैं? दयाराम साहनी करते हैं। नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित का भी संबंध यहाँ से रहा। यहाँ से बीजक की डूंगरी है, भीमसेन की डूंगरी है, जहाँ से ये बेराट में सारे साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? बीजक की डूंगरी और भीमसेन की है वो डूंगरी से मिलते हैं। यहाँ से है वो भीमताल मिलती है हमें। फिर हमने कहा कि यहाँ से 1999 में गोल बौद्ध मंदिर मिला, और उसी से बात साबित हुई कि यह है वो मौर्य काल का बड़ा केंद्र रहा। बौद्ध स्तूप के साक्ष्य मिले, बौद्ध मठ के, तो यहाँ से स्वर्ण मंजूषा भी मिलने का काम हुई, सोने की है वो पेटी मिलने का काम होती है। यहाँ से फिर मुद्राएं मिलने का काम हुई, इंडो ग्रीक शासकों की है वो मिली, मिनेंडर के है वो हमें सिक्के यहाँ से मिलते हैं। तो विदेशी यात्री हवेनसांग ने है वो यहाँ की यात्रा की, और उसने बताया 8 है वो बौद्ध मठ थे। ये कौन बताने का काम कर रहे हैं? हवेनसांग कर रहे हैं। ऊंट और भेड़, और साथ ही साथ भीमताल की भी बात हो गई। तो ये तो हमारी थी बात किसकी? आपके बेराट की। अब बात हम करेंगे गणेश्वर की सभ्यता। गणेश्वर की जो सभ्यता है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत सीकर जिले में, कहाँ पर है? सीकर जिले के नीम का थाना जो क्षेत्र है वहाँ पर ये सभ्यता मिलती है, कांतली नदी के किनारे। तो हम बात कर लेते हैं बेराट की सभ्यता की। प्यारे विद्यार्थियों, बेराट की जो गणेश्वर की सभ्यता है वो कहाँ पर है? आपकी सीकर जिले में। गणेश्वर की सभ्यता सीकर जिले का ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। सवाल पहले आए तो पहले जिले को पकड़ो हमेशा। तो ये सीकर जिले के अंतर्गत नीम का थाना क्षेत्र है, नीम का थाना क्षेत्र है, तहसील है, वहां से सीकर में नीम का थाना तहसील में है वो कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। इस सभ्यता की जो खोज है वो, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज है वो आर.सी. अग्रवाल ने की। आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में की। कब की? 1977 में आर.सी. अग्रवाल ने है वो इसके खोज और उत्खनन कार्य का किया। तो खोज और उत्खनन का कार्य आर.सी. अग्रवाल ने है वो की। उसके बाद में जो खोजकार कार्य और भी आगे बढ़ा तो विजय कुमार ने भी की। विजय कुमार ने भी है वो 78-89 अंदर 1978-79 में विजय कुमार ने भी इसकी खोज का काम किया। गणेश्वर की जो सभ्यता का आपका समय है वो तकरीबन देखा जाए तो 2800 से 2200 ईस्वी का समय है वो रहता है, BC का, सॉरी। तो 2800 से लेकर के 2200 BC का समय रहता है वो गणेश्वर का समय रहता है। ये भी ताम्र युग की सभ्यता थी। किस युग की सभ्यता थी? तो ताम्र युग की सभ्यता है वो थी। तो कह देंगे कि गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यता थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये ताम्र युगीन सभ्यता थी, और ये किसके समकालीन थी? ये जो हमारी कालीबंगा थी उसके समकालीन थी, क्योंकि यहाँ से है वो तांबा भारी मात्रा में
ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था, जो कि हमने देखा कालीबंगा भी हड़प्पा का एक केंद्र है। तो इसलिए यहाँ से हम बात कर देंगे कि ये जो वो सभ्यता है गणेश्वर की, गणेश्वर की सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता। यहां से बात आप है वो अच्छे तरह से अंडरलाइन करें कि इसको क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसको लगाइए और इसके नीचे अंडरलाइन करके ऊपर है वो राइट का एरो लगा लीजिए कि ये चीज तो पूछे जाने की 100% है वो गुंजाइश आपकी रहती है। तो गणेश्वर की सभ्यता को क्या कहा जाता है भाई, आप बताओगे कि साहब इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है वो कहा जाता है। और यहाँ से है वो तांबे के विशाल में ये जो यहाँ साक्ष्य है वो मिलते हैं, वो तांबे के मिलते हैं। तो यहाँ कह देंगे कि तांबे की, ताम्र है वो वस्तुएं मिलती हैं, ताम्र वस्तुएं मिलती हैं। और जो यहाँ से तांबे की वस्तुएं मिलती है उसमें 99% है वो तांबा है। जो भी यहाँ से वस्तु मिली, जो भी पात्र मिला, तो उसमें 99% है वो किसका प्रयोग हुआ है, तांबे का वो प्रयोग किया है। यानी इतना शुद्ध है वो ताम्र वस्तुएं यहाँ पर है वो बनती थी। कब, आप देख लीजिए तकरीबन 2800 जो BCE का कालखंड, 2800 और 2000 ये तकरीबन आपके कितने हो जाते हैं, 4000 से भी ऊपर हो जाते हैं, 4800 का है वो समय आ जाता है। तो इतने पुराने समय में भी है वो ये होते थे। हम कह देंगे कि गणेश्वर से ही, गणेश्वर से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबा निर्यात होता था, तांबा निर्यात होता था, तांबा निर्यात। ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो तांबा है वो कहाँ से निर्यात होता था, तो यहाँ से है वो होता था, गणेश्वर से होता था। क्योंकि जो खेतड़ी झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो इसी के ही पास में पड़ता है। तो हम कह देंगे कि खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी की तांबे की खाने यहीं से मिलती है। तो खेतड़ी में है वो तांबे की खाने है राजस्थान के अंदर। आप ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो वहाँ खेतड़ी की खान का उल्लेख होगा। तो यहाँ से है वो पास में है तांबे की खाने हैं, इसलिए यहाँ तांबा है वो ज़्यादा होता था, और ज़्यादा होता था फिर उसका निर्यात है वो करते थे। और यहाँ जो भी हमें पात्र मिले हैं, जो भी सामग्री मिली है वो क्या है, 99% है वो किससे बनी हुई है, तांबे से है वो बनी हुई है। तो ये आपके कौन से गणेश्वर की है वो सभ्यता की हम बात कर रहे थे। और भी देख लीजिए गणेश्वर से, और भी यदि देखा जाए तो गणेश्वर से हमें है वो जो वस्तुएं मिलती हैं, चाहे भाले है वो मिले, भाले हैं, तीर है, या मछली पकड़ने का कांटा है, मछली पकड़ने का कांटा है, ये सारी वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती हैं, गणेश्वर से मिलती हैं। आपसे ये चीज़ पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी, इसलिए आप इसको है वो यहाँ से अच्छे तरह से ध्यान है वो रखें। तो ये गणेश्वर की सभ्यताएं, क्या ध्यान रखना है आपको, कहाँ पर है,
किसने है वो खोज की और किस युग की है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की है, वो जननी है वो गणेश्वर को कहा जाता है। और यहाँ से हमें ये चीज़ें मिलने का काम हुआ। 2006 में फिर इसका और उत्खनन हुआ, 2006 में और भी इसका उत्खनन हुआ। तो 2006 में बृहद पैमाने पर खुदाई का कार्य किया गया। तो तांबे से संबंधित जो चीजें आएगी वो किससे आएगी, गणेश्वर से आएगी। कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, हमारी बैराट हो गई, गणेश्वर की सभ्यता हो गई। और एक और सभ्यता आपकी आज ले ही लेते हैं, वो है वो बालाथल की सभ्यता। तो आ जाइए बालाथल, ये आपकी बालाथल की सभ्यता। बालाथल की सभ्यता, तो ये बालाथल कहाँ पर है, आप कहोगे कि साहब बालाथल है वो उदयपुर में, कहाँ पर है, उदयपुर। तो बालाथल ये उदयपुर में, उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में, वल्लभनगर तहसील में बालाथल ग्राम है। तो उदयपुर की वल्लभनगर तहसील के बालाथल जो गांव है उसी को बालाथल सभ्यता है वो कहा गया है। ये जो बालाथल की सभ्यता है इसकी भी खोज का जो काम आगे बढ़ा था वो 1963 में है वो हुआ था। तो 90 और 63 में वी.एन. मिश्र ने है वो इसकी खोज की। वी.एन. मिश्र, वी.एन. मिश्र ने है वो इसकी खोज 1963 में की और इसकी जो खुदाई का कार्य आगे बढ़ा वो 1993 में हुआ। 1993 में इसकी खुदाई या उत्खनन, उत्खनन कहो या खुदाई कहो एक ही बात है। तो इसके उत्खनन का काम है 1993 में वी.एन. मिश्र ने वो किया। वी.एन. मिश्र ने इसके उत्खनन का काम किया। साथ ही और भी लोग थे जैसे कि आर.के. मोहंते इनके साथ में थे, आर.के. मोहंते थे, ललिता पांडे थे इनके साथ में, देव कोठारी थे, ये ललिता पांडे, देव कोठारी, देव कोठारी आदि ने उत्खनन किया। ये भी जो सभ्यता है वो बालाथल, वो भी ताम्र पाषाण की। कैसी है, ताम्र पाषाण की। तो बालाथल की सभ्यता भी कैसी है भाई, ताम्र पाषाणिक, ताम्र पाषाणिक युग की है वो सभ्यता बालाथल है। तो बालाथल के बारे में ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। वी.एन. मिश्र साहब का है वो जिक्र होना चाहिए। फिर है वो वी.एन. मिश्र ने खुदाई का काम, और ये कहाँ पर है, तो उदयपुर की वल्लभनगर तहसील के अंतर्गत है वो बालाथल मिलती है। और भी बालाथल के बारे में क्या चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण हो सकती है। तो बालाथल को यदि देखा जाए तो बालाथल से ग्रामीण कृषि और पशुपालन के है वो साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बालाथल से है वो हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बालाथल से ग्रामीण जीवन, और ग्रामीण जीवन है तो आपको पता ही है गांव में क्या होगी, कृषि होगी, कृषि और कृषि भी होगी तो पशुपालन भी होगा, तो क्या होगा, शिकार का भी होगा, तो शिकार। इन सभी के है वो साक्ष्य हमें कहां से मिलने का काम कर रहे हैं, तो वो बालाथल से कर रहे हैं। बालाथल से एक खोपड़ी है वो मिली। अब आप कहोगे साहब खोपड़ी है वो किस टाइप की मिली है, तो 4000 वर्ष पुरानी एक यहाँ से खोपड़ी मिली है जो सीईटी की है वो तैयारी करती थी। तो हम कहेंगे कि बालाथल से
बालाथल से 4000 वर्ष पुराना एक है वो कंकाल मिलता है, कंकाल मिलता है। और उस कंकाल से है वो कुष्ठ रोग के बारे में पता चलता है। किसके बारे में चलता है? कंकाल से कुष्ठ रोग के बारे में। उस कंकाल से है वो कुष्ठ रोग के बारे में है वो पता चलता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि साहब बालाथल में है वो शायद कुष्ठ रोग के लोग शिकार हुए थे। ऐसा साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में है, वो बालाथल से ही मिलता है। तो ये बालाथल की बात हुई। बालाथल से भी हमें जो ज़्यादातर उपकरण मिलते हैं वो भी कैसे मिलते हैं? ताम्र उपकरण मिलते हैं। तो कह देंगे बालाथल से ताम्र उपकरण मिलते हैं। तो ये बालाथल की बात निकल कर आ गई। बालाथल उदयपुर वल्लभनगर तहसील के अंतर्गत है और बालाथल है वो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला है, वो सभ्यता है, साइट है। और यहाँ से हमें ये साक्ष्य है वो मिलने का काम करे, चाहे कंकाल के साक्ष्य मिल रहे हैं या आभूषण मिल रहे हैं या ताम्र मुद्राएं मिलने का है वो काम कर रही है, वो भी बालाथल से कर रही है। ताम्र मुद्राएं, ताम्र उपकरण का ताम्र मुद्राएं भी, ताम्र मुद्राएं। तो ये तो हमारी थी राजस्थान की है वो कुछ एक महत्वपूर्ण सभ्यताएं। तो सभ्यताओं में से आपका कोई भी सवाल यहाँ से नहीं जाएगा। जो भी सवाल आपसे जो पूछे जाएंगे, आपके लेवल पर है वो पूछे जाएंगे, वो यहीं से आपको पूछ ली जाएगी। पुनः मैं आपको है वो थोड़ा सा बैराट के ऊपर ले चलूँ और फिर बाद में हम क्लास को विराम करेंगे। ये यहाँ से जो मिलता है वो भी कहाँ से मिलता है हमें? ये बैराट से है वो मिलता है। तो ये बैराट से है वो एक चीज़ मिलती है जो मौर्य काल की संरचना को बताने का काम कर रही है। ठीक बात है। फिर खोज का काम है वो हुआ, पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, मत्स्य जनपद विराटनगर और मौर्य काल की ये साइट है वो कौन सी है? बैराट है। कैप्टन भरत ने है वो खोज का कार्य किया। तो वृहद पैमाने के ऊपर खोज का काम है वो दयाराम साहनी ने किया। कार्लाइल ने भी है वो उत्खनन का कार्य यहाँ पर किया था। तो 1962-63 में है वो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने भी है वो खोज कार्य को आगे बढ़ाया। तो यहाँ से बीजक की जो डूंगरी है, भीमसेन की जो डूंगरी है, यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। 1999 में यहाँ से गोल बौद्ध मंदिर मिलता है, मठ के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से एक सोने की मंजूषा है, स्वर्ण पेटी है वो मिलने का काम कर रही है। यहाँ से है वो अलग अलग ताम्र मुद्राएं भी मिलने का काम कर रही है। तो आहत मुद्राएं भी मिलने का काम कर रही है। 8 आहत मुद्राएं हैं जो मिली कब की हैं? मौर्य काल की है। ये मौर्य काल की है। इंडो ग्रीक शासकों की है इंडो ग्रीक, और उसकी जगह कभी आपको हिंद यवन शासक मिल जाए तो भी एक ही बात होगी। इंडो ग्रीक शासक को या इनको हिंद यवन को, या इसको हिंद यूनानी शासक भी कहा जाता है। यूनान से है वो मूल रूप से ये आए हुए थे और फिर भारत में है वो इन्होंने अपने केंद्र बनाने का काम किया। मिनेंडर की मुद्राएं यहाँ से हमें मिलने का काम करती है। चीनी यात्री अमेनसांग भी आया और यहाँ पर भेड़ों का उल्लेख किया और कहा गया था कि भाई यहाँ पर एक भीमताल गड्ढा भी है वो मिलता है, जहाँ द्रौपदी की प्यास को बुझाने के लिए भीमसेन ने एक गड्ढा खोदा, लात मारकर पानी निकाल। गणेश्वर सीकर जिले में है वो नीम का थाना विजय कुमार ने की। ताम्र युग की सभ्यता है और आरसी अग्रवाल है वो रहे थे। ताम्र युग इनकी जननी कहा जाता है। ताम्र वस्तुएं 99% तांबा है और हड़प्पा को है वो निर्यात की जाती थी। खेतड़ू झुंझुनू की खाने इसके पास में है। यहाँ से भाले हैं, तीर है, मछली पकड़ने के कांटे हैं वो मिलते हैं। बालाथल 1963 में वी एन मिश्र, उदयपुर बालाथल ग्राम में खुदाई वी एन मिश्र ने, मोहन ते ने, ललिता पांडे ने वो किया, देव कोठारी ने। ग्रामीण जीवन की है वो जाके यहाँ से मिलती हैं। बालाथल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिलता है। बालाथल से उपकरण मिलते हैं और ताम्र मुद्राएं भी है वो कहाँ से मिलती हैं? वो भी बालाथल से मिलती हैं। तो ये बालाथल का है वो जीवन था। तो ये जो आपका टॉपिक था वो मोटे रूप से सभ्यताओं का टॉपिक था और जहाँ से आपको है वो उस प्रबल पूछने की संभावना है। आपका यहाँ से सवाल 100% आएगा और आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये मैं आपको व्यक्तिगत भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आपको इस संस्थान के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूँ।
आगे है वो टेस्ट मॉड्यूल जो भी होगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। और टेलीग्राम को आप अवश्य ज्वाइन कीजिए ताकि आपको है वो जो भी इन्फॉर्मेशन हुई वो मिलेगी। तो राजस्थान की कला और संस्कृति और राजस्थान का जो इतिहास का भाग है वो मैं पढ़ाऊँगा आपको, और आगामी भी मेरी क्लासें होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राजस्थान सीईटी के चैनल पर आपको तमाम विषयों के पूरे वीडियोस उपलब्ध हैं, वहां जाके आप जरूर देखिएगा। और इसका अगला वीडियो देखना तो यहां पर आपको जो लिंक दे रखी वहां जरूर क्लिक करके अगला वीडियो देख सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो तक पहुंच सकें। साथ में यदि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको तमाम नोट्सों की पीडीएफ पहुंच सके। Thank you very much.